नमस्कार। इस हफ्ते के एपिसोड में आपका स्वागत है। ये वीडियो सीरीज में जो कि हर हफ्ते संडेज को चलती है, इसमें हम इंडिया के इम्पोर्टेंट मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को देखते हैं और उनका इम्पैक्ट इकोनॉमी पे क्या होगा उसको बारीकी से एनालाइज करते हैं। तो पिछले हफ्ते जो सबसे इम्पोर्टेंट मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर जो हमारे लिए रिलीज हुआ वो है CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, CPI इन्फ्लेशन का। अब पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने डिस्कस किया कि कैसे RBI ने इंटरेस्ट रेट घटाना शुरू कर दिया है। फरवरी 2023 से लेके फरवरी 2025 तक आप देखो तो इंटरेस्ट रेट जो है रेपो रेट वो फ्लैट था एट 6.5% पे। फरवरी में आरबीआई ने 6.5% से कम करके 6.25% किया रेपो रेट को, और फिर अप्रैल में 6.25% से कम करके 6% कर दिया रेपो रेट को। और ये क्यों किया? क्योंकि आरबीआई के पास अब कंफर्ट लेवल है। क्या कंफर्ट है? वेल, वो कंफर्ट है कि इन्फ्लेशन जो है इंडिया का वो अक्टूबर में 6.2% था, कम होते होते अब 3.3% तक चला गया है कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन। ठीक है, कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन कम होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ तो कम हुई है, तो पर आरबीआई को इन्फ्लेशन, उनका मैंडेट ये है कि इंडिया में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मेंटेन करना। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तभी रहेगी जब प्राइस लेवल जो है इंडिया में वो कम रहेगा, कंट्रोल रहेगा, राइट। प्राइस लेवल कंट्रोल है तो अब आरबीआई इकोनॉमी बूस्ट करने के लिए इंटरेस्ट रेट को घटा सकती है। और इन्फ्लेशन 3.3% हो गया है कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन मार्च 2025 में। तो अब एक्सपेक्टेशंस ये है कि आगे जाके और आरबीआई इंटरेस्ट रेट को कम करती रहेगी इस साल, राइट। चलिए देखते हैं डेटा को। सीपीआई इन्फ्लेशन की बात करो आप, तो जैसे मैंने बताया कि अक्टूबर में 6.2% इन्फ्लेशन चला गया था, क्योंकि अनइवन रेनफॉल हुआ था, काफ़ी सारे क्षेत्रों में फ्लड्स हुए थे। उसके पहले समर में आप देखो तो हीट वेव्स भी आए थे, जिसकी वजह से काफ़ी सारे क्रॉप्स डैमेज हो गए थे, जिसकी वजह से फूड इन्फ्लेशन जो है, स्पेसिफिकली फूड एंड बेवरेजेस दोनों का कंबाइंड इन्फ्लेशन अगर आप देखो तो 9.7% अक्टूबर में पहुंच गया था। कम होके फूड इन्फ्लेशन जो है वो 2.9% हो गया है मार्च 2025 में। और सीपीआई इन्फ्लेशन अगर आप देखो तो 3.3% हो गया है। अब मेजर रीजन तो सीपीआई इन्फ्लेशन क्यों बढ़ा था अक्टूबर में वो है फूड इन्फ्लेशन। फूड इन्फ्लेशन जो है वो एक टिपिकल ऑन एवरेज इंडिया के नागरिक का जो कंजम्पशन बास्केट है, राइट, उसका ऑलमोस्ट यहाँ पे आप देखो तो 46% कंप्राइज करता है। यानी कि फूड के जो एक्सपेंसेस है, कंजम्पशन जो है, टोटल कंजम्पशन बास्केट, उसका ऑलमोस्ट 46% जो है वो फूड में होता है एक एवरेज नागरिक का। तो नेचुरली फूड प्राइसेस अगर बढ़ेंगी तो कंज्यूमर्स जो खर्चा कर रहे हैं तो वो खर्चा करना कम कर देंगे। डिमांड करना, गुड्स एंड सर्विसेज की जो डिमांड है इकोनॉमी में वो कम हो जाएगी तो जीडीपी ग्रोथ कम हो जाएगी, राइट। सो फूड इन्फ्लेशन अब कम हो रहा है, उसके पीछे मेजर दो रीजंस है। एक रीजन तो है कि मॉनसून पिछले साल काफी अच्छा था, अनइवन था लेकिन काफी अच्छा था। तो इसके कारण क्या है कि खरीफ के जो क्रॉप्स है, खरीफ के क्रॉप्स कौन से होते हैं? जो कि जून में बोए जाते हैं और अक्टूबर में उनका हार्वेस्ट होता है। तो खरीफ क्रॉप्स जो है वो उनका हार्वेस्ट जो है वो अच्छा रहा था। उसके बाद विंटर क्रॉप्स जिसको बोलते हैं रबी क्रॉप्स, जो कि अक्टूबर में बोए जाते हैं और मार्च में उनका हार्वेस्ट होता है। तो रबी क्रॉप्स का जो हार्वेस्ट है, उनका जो सप्लाई है मार्केट में वो भी अच्छा रहा है, जिसके कारण फूड का सप्लाई बढ़ने से नेचुरली जो प्राइस है फूड की प्राइसेस उसमें वो कम हुआ है फूड प्राइसेस। फूड में स्पेसिफिकली अगर आप देखो तो अक्टूबर में टमाटर, अनियंस और आलू, इन चीज़ों की प्राइसेस बहुत शार्पली बढ़ गई थी। ठीक है, तो फॉर इंस्टेंस यहाँ पे अगर आप देखो तो अक्टूबर में अनियन के जो प्राइसेस है वो एक टाइम पे तो 80 रुपये पर किलोग्राम चले गए थे। ठीक है, तो वो कम होके अब ऑलमोस्ट 30 रुपये पर किलोग्राम हो गए हैं। तो अनियंस के प्राइसेस कम हुए हैं। उसके बाद अगर आप टमाटर के प्राइसेस देखो तो टमाटर के प्राइसेस भी अक्टूबर में आप देखो तो ऑलमोस्ट 75 रुपीज़ पर केजी हिट कर गए थे, और वो कम होके अब 20 रुपये पर केजी हो गए हैं। ठीक है, आलू के प्राइसेस अगर आप देखो तो अगेन आलू के प्राइसेस अक्टूबर महीने में ऑलमोस्ट 40 रुपये पर किलोग्राम हो गए थे, जो कि कम होके अब 20 रुपये पर किलोग्राम हो गए हैं। ठीक है, अब ये तो कम हुए हैं। ये हमने बात की अक्टूबर से लेके अभी तक मार्च 2025 की। तो एक रीज़न तो ये है कि रबी का जो हार्वेस्ट है और खरीफ का जो हार्वेस्ट है वो अच्छा हुआ है, मार्केट में वेजिटेबल्स की सप्लाई बढ़ी है। तो वेजिटेबल इन्फ्लेशन जो है, यहाँ पे अगर आप देखो वेजिटेबल इन्फ्लेशन जो है वो मार्च 2025 में ऑलमोस्ट 7% से कम हुआ है, डिक्लाइन हुआ है वेजिटेबल इन्फ्लेशन, राइट।
इसका दूसरा रीजन क्या है वेजिटेबल इन्फ्लेशन इतना कम हुआ है? उसका दूसरा रीजन है बेस इफेक्ट। बेस इफेक्ट यानी कि आप पिछले साल के मार्च महीने में अगर आप देखो मार्च 2024 में, तो वेजिटेबल इन्फ्लेशन जो है वो 28%, 28% से राइज हुआ था। और ये राइज क्यों हुआ था? मेजरली इसका रीजन ये है कि मार्च 2024 में महाराष्ट्र में विदर्भ रीजन या मराठवाड़ा में जो है बारिश, अनसीजनल रेनफॉल हुआ था। तो इसके कारण वेजिटेबल प्राइसेस जो मार्च 2024 में है वो बढ़ गए थे। तो तभी मार्च 2024 का बेस ही हाई था, तो उसके ऊपर ये डिक्लाइन है 7% का। ठीक है, तो ऑब्वियसली सप्लाई फूड का अच्छा है मार्च में, लेकिन पिछले साल का बेस भी हाई था, इसके कारण वेजिटेबल प्राइसेस कम हुए हैं। इसके अलावा फ्रूट्स के प्राइसेस जो है वो थोड़े बढ़े हैं। फरवरी 2025 में 15% बढ़े थे, मार्च में 16% बढ़े हैं। तो फूड के प्राइसेस, फ्रूट्स के प्राइसेस बढ़े हैं। ऑयल्स एंड फैट्स, ऑयल्स के प्राइसेस भी बढ़े हैं ऑलमोस्ट 17% से। और ये तो हो गया फूड एंड बेवरेजेस की बात। लेकिन कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन, कंज्यूमर बास्केट में दूसरी कुछ चीज़ें भी है, जैसे आप मान लो क्लोथिंग है या हाउसिंग है या फ्यूल एंड लाइट, हाउस होल्ड, हेल्थ, एजुकेशन, ये सारी चीज़ें कंज्यूमर बास्केट में है। और इनमें से अगर आप हाउसिंग का देखो तो ऑलमोस्ट 10% कंट्रीब्यूशन है कंज्यूमर बास्केट में। ठीक है, हाउसिंग प्राइसेस जो है वो मार्जिनली बढ़ी है। फरवरी में 2.9% था, अब 3% से बढ़ी है हाउसिंग प्राइसेस। और इसमें स्पेसिफिकली अर्बन एरियाज में जो रेंट है वो बढ़े हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन है कि हाउसिंग मार्केट में सप्लाई कम है और डिमांड थोड़ी ज़्यादा रही है मार्च महीने में। तो हाउसिंग के प्राइसेस बढ़े हैं। साथ साथ फ्यूल एंड लाइट के प्राइसेस भी आप देखो तो वो बढ़े हैं। अब फ्यूल एंड लाइट में आप बात करो तो एलपीजी, जो कुकिंग गैस, कुकिंग के लिए काफ़ी यूज़ होता है एलपीजी, तो एलपीजी के सिलेंडर की प्राइसेस आप देखो तो पिछले साल मार्च 2024 में गवर्नमेंट ने 100 रुपीज़ पर सिलेंडर से घटाए थे एलपीजी के प्राइसेस। ठीक है, क्योंकि स्टेट इलेक्शंस आ रहे थे काफ़ी सारे, तो घटाए थे। अब मार्च अप्रैल में एलपीजी सिलेंडर्स के जो प्राइसेस है वो बढ़ाया है। तो अब एलपीजी सिलेंडर्स के जो प्राइसेस है वो बढ़ाने से फ्यूल एंड लाइट का जो इन्फ्लेशन है वो शायद ज़्यादा आए। पिछले साल कम था, लेकिन इस मार्च में 1.5% से बढ़ा है। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन जो है उसके भी प्राइसेस बढ़े हैं 3.3% से मार्च में। हेल्थ जो है, हेल्थ का भी मार्जिनली बढ़ा है 4.3% से। और एजुकेशन का भी 4% से बढ़ा है इन्फ्लेशन। तो फूड इन्फ्लेशन कम हुआ है, इसने सीपीआई इन्फ्लेशन को तो काबू में रखा है, क्योंकि फूड का 46% कंट्रीब्यूशन है कंज्यूमर बास्केट में, कंजम्पशन बास्केट में। लेकिन हाउसिंग, हेल्थ और एजुकेशन, इनके प्राइसेस मार्जिनली बढ़े हैं। तो अगर आप कोर इन्फ्लेशन की बात करो, कोर इन्फ्लेशन यानी कि फूड और फ्यूल के प्राइसेस एक्सक्लूड करके अगर आप बात करो तो कोर इन्फ्लेशन मार्जिनली बढ़ा है। फरवरी में 4% था और मार्च में अगर आप देखो तो 4.1% है। ठीक है, लेकिन ये आरबीआई के कंफर्ट जोन के अंदर है। 6% से ज़्यादा होता तो इन्फ्लेशन आरबीआई को थोड़ा कंसर्न कर देता। लेकिन कोर सीपीआई जो फूड एंड फ्यूल यानी कि जो वॉलेटाइल कमोडिटीज है फूड एंड फ्यूल, उनको एक्सक्लूड करके आप देखो तो इन्फ्लेशन मार्जिनली बढ़ा है, क्योंकि हेल्थ, एजुकेशन और हाउसिंग के प्राइसेस थोड़े हाई है। अगर आउटलुक की बात करेंगे नेक्स्ट 3 मंथ्स में या उसके बाद इन्फ्लेशन का क्या हाल होगा, आरबीआई ने तो फोरकास्ट किया है कि पूरे साल अप्रैल 2025 से लेकर मार्च 2026 तक पूरे साल का जो कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन है वो ऑन एवरेज 4% तक ही रहेगा। और ये हाईली लाइकली भी है, क्योंकि आप देखो तो जो रेनफॉल का जो प्रिडिक्शन है जो इंडियन मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट आईएमडी ने किया है इस साल का, तो वो ऑलमोस्ट 5% अबव नॉर्मल का किया है। अब नॉर्मल क्या है? नॉर्मल 87 सेंटीमीटर्स का है रेनफॉल, तो नॉर्मल से 5% ज्यादा किया है आईएमडी ने फोरकास्ट की। इस साल 5% ऑन एवरेज ज्यादा रहेगा। पिछले साल भी आईएमडी ने फोरकास्ट ज्यादा ही किया था। आईएमडी ने पिछले साल आई थिंक 6% ज्यादा रेनफॉल होगा ऐसा फोरकास्ट किया था, लेकिन 8% ज्यादा हुआ पिछले साल। इस बार 5% ज्यादा किया है, तो देखते हैं। अबाव नॉर्मल तो है ही है, तो ये अच्छा इसलिए है क्योंकि इस बार भी अगर रेनफॉल अच्छा हुआ तो खरीफ क्रॉप्स जो है उनका हार्वेस्ट अच्छा होगा, तो मार्केट में सप्लाई फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की रहेगी। इससे वेजिटेबल इन्फ्लेशन जो है वो कुछ हद तक कंट्रोल में रह सकता है और रबी क्रॉप्स का भी हार्वेस्ट कंट्रोल में रह सकता है। रिस्क ये है कि रेन्स तो अच्छे होंगे, लेकिन क्या उसका जो स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन है
यानी कि हर क्षेत्र में क्या इवन रेनफॉल होगा, ये देखना ज़रूरी है। क्योंकि जैसे पिछले साल हमने देखा कि कुछ कुछ क्षेत्रों में फ्लड्स हुए थे, तो फ्लडिंग के कारण काफ़ी सारे क्रॉप्स डैमेज हो गए थे, जिससे फूड इन्फ्लेशन बढ़ा था। तो इस साल भी ये देखना पड़े कि क्या रेनफॉल ज़्यादा होता है कुछ क्षेत्रों में, क्या फ्लडिंग होती है या ड्रॉट्स की सिचुएशन आती है। अगर वो आया तो इन्फ्लेशन को अपसाइड रिस्क है। अब काफ़ी सारे क्लाइमेट साइंटिस्ट ने तो अभी कह ही रहे हैं, आप भी देख रहे होंगे कि अब सिचुएशन ऐसी हो रही है कि बारिश तो ओवरऑल सीजनल रेनफॉल आप देखो जून से अक्टूबर का, तो वो ओवरऑल रेनफॉल तो अच्छा रहता है। लेकिन क्या होता है कि वो जो रेनफॉल है वो कुछ ही दिनों में होता है, और वो कुछ ही दिनों में हैवी रेनफॉल होता है, जिसके कारण ड्रॉट्स और फ्लडिंग की सिचुएशन बढ़ गई है। तो सिर्फ अबाव नॉर्मल रेनफॉल होना इनफ नहीं है। दो चीज़ महत्वपूर्ण है कि एक तो सब क्षेत्रों में मोर और लेस इवन रेनफॉल हो रहा है या नहीं। अगर नहीं हो रहा तो फिर वो थोड़ा कंसर्निंग है, स्पेशली एग्रीकल्चरल स्टेट्स में जैसे महाराष्ट्र है, राइट, या पंजाब है, तो उनके लिए थोड़ा दिक्कत की बात हो सकती है। तो अगर ये नहीं हुआ तो फूड इन्फ्लेशन पूरे साल में मैनेज रहेगा, कंट्रोल में रहेगा, और ये हुआ तो नेचुरली आरबीआई इंटरेस्ट रेट कम करेगी तो जीडीपी ग्रोथ जो है इंडिया की, वो पिछले साल मतलब FY25 के कंपैरिजन से अच्छी होगी FY26 में। ठीक है, तो ये हो गया इन्फ्लेशन का डिस्कशन। अब दूसरा इंपॉर्टेंट इंडिकेटर जो हम डिस्कस करने वाले हैं ये वीडियो में, वो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट का कंजम्पशन मार्च 2025 में कैसा रहा। अब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की बात करें हम, तो कौन सी चीज़ें हैं? वेल, एक तो है एलपीजी। मैं इस स्क्रीन को बड़ा कर लेता हूँ। तो एक तो है एलपीजी कि जो कि कुकिंग गैस में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है इंडिया में, राइट। और पूरा टोटल पेट्रोलियम कंजम्पशन बास्केट है उसका ऑलमोस्ट 13% जो है वो एलपीजी का होता है, राइट। इसके बाद हो गया नाफ्ता। नाफ्ता पेट्रोकेमिकल प्रोडक्शन में काफ़ी यूज़ होता है, फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज़ में काफ़ी यूज़ होता है। इसके बाद हो गया एमएस यानी कि मोटर स्पिरिट, जिसको पेट्रोल बोलते हैं। तो पेट्रोल का आप कंट्रीब्यूशन देखो और इंडिया के टोटल पेट्रोलियम प्रोडक्ट कंजम्पशन में, तो उसका ऑलमोस्ट 17% है पेट्रोल, ठीक है, जिसको टेक्निकल टर्म्स में मोटर स्पिरिट बोलते हैं। एटीएफ एविएशन टर्बाइन फ्यूल आ गया, 4% कंट्रीब्यूशन है। देन केरोसिन ऑयल नेग्लिजिबल कंट्रीब्यूशन है। देन हाई स्पीड डीजल जो है वो एग्रीकल्चरल सेक्टर में, इंडस्ट्रियल सेक्टर में और फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन, गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन में हाई स्पीड डीजल काफ़ी यूज़ होता है। तो इंडिया के कंजम्पशन, पेट्रोलियम कंजम्पशन बास्केट में आप देखो ऑलमोस्ट 39% कंट्रीब्यूशन है। तो हाई स्पीड डीजल का सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, और ये एग्रीकल्चरल सेक्टर में और इंडस्ट्रियल सेक्टर में ग्रोथ का एक प्रतीक है, एक लीडिंग इंडिकेटर हो सकता है। इसके बाद लाइट डीजल जो है एलडीओ, मिनिमल कंट्रीब्यूशन है, नेग्लिजिबल। देन लुब्रिकेंट्स एंड ग्रीसेस इंजन्स में यूज़ होता है। देन फर्नेस ऑयल और लो सल्फर हैवी स्टॉक जो कि बॉयलर्स में, फर्नेसेस में और पावर प्लांट्स में यूज़ होता है। बाइट्यूमिन जो कि रोड कंस्ट्रक्शन में यूज़ होता है, वाटर प्रूफिंग में यूज़ होता है। पेट्रोलियम कोक अगेन सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होता है, पावर प्लांट्स में यूज़ होता है फ्यूल की तरह। पेट्रोलियम कोक का 9% है। तो टोटल मोटा आप देखो तो डीजल जो है, हाई स्पीड डीजल स्पेसिफिकली, मेजर कंट्रीब्यूशन है 39%। देन पेट्रोल 17% कंट्रीब्यूशन, एलपीजी 13% कंट्रीब्यूशन, एंड देन पेट्रोलियम कोक जो कि लेस देन 10%, 9% कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, अब इसका ट्रेंड क्या है मार्च महीने में, पेट्रोलियम कंजम्पशन प्रोडक्ट्स का ट्रेंड क्या है? तो ये अगर आप यहाँ पे देखो, राइट, इसमें हम 4 चीज़ें मेजर डिस्कस कर लेते हैं। एक तो है हाई स्पीड डीजल, राइट, क्योंकि उसका सबसे मेजर कंट्रीब्यूशन है। दूसरा है पेट्रोल, मोटर स्पिरिट, एलपीजी और पेट कोक। ठीक है, अब हाई स्पीड डीजल जो है वो मार्च महीने में सिर्फ 1% का ग्रोथ हुआ है। ठीक है, अब 1% का ग्रोथ पॉजिटिव है, लेकिन वेरी लो ग्रोथ है, ऑलमोस्ट फ्लैट ग्रोथ है। इसका एक रीजन तो है, जैसे हमने डिस्कस किया, कि हाई स्पीड डीजल जो है वो एग्रीकल्चरल सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर में काफ़ी यूज होता है। अब इंडस्ट्रियल सेक्टर में आप देखो तो जीडीपी स्लो डाउन इसलिए है क्योंकि इंडस्ट्रियल सेक्टर में ग्रोथ नहीं है। आप फरवरी महीने का इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ग्रोथ देखो, आईआईपी ग्रोथ, जो कि इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में क्या ग्रोथ हुआ है वो दर्शाता है। आईआईपी ग्रोथ फरवरी में 2.9% था, जो कि पिछले 5 महीने में सबसे लोएस्ट था, राइट। तो ये इससे हमें क्लियरली पता चलता है कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ लैग हुई है, स्लो हुई है। इसमें भी कोल, सीमेंट और स्टील, ये इंडस्ट्रीज की बुरी हाल है। तो नेचुरली मार्च महीने में भी थोड़ा सा मार्जिनल इंप्रूवमेंट है ग्रोथ में,
लेकिन ये हमें अगले महीनों में देखना पड़ेगा कि हाई स्पीड डीजल का कंजम्पशन बढ़ता है या नहीं, क्योंकि एग्रीकल्चरल सेक्टर में तो ग्रोथ काफ़ी रोबस्ट रही है। जीडीपी को एक कुशन जो दिया है पिछले 6 महीनों में, वो एग्रीकल्चरल सेक्टर ने ही दिया है, क्योंकि मॉनसून अच्छी रही है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में हाई स्पीड डीजल का कंजम्पशन स्ट्रांग रहा होगा, जिसके कारण नेगेटिव ग्रोथ नहीं है, राइट। तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ के कारण ही हाई स्पीड डीजल का कंजम्पशन लो है मार्च महीने में भी। अब पेट्रोल का कंजम्पशन आप देखो तो मोटर स्पिरिट जो है, पेट्रोल का कंजम्पशन जो है वो ऑलमोस्ट 6% मार्च में बढ़ा है। तो ये अच्छी बात इसलिए है क्योंकि पेट्रोल जो है मोटर स्पिरिट, वो मेजरली 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स में यूज होता है। और 4 व्हीलर्स की अगर आप बात करो तो मार्च महीने में जो प्रोविजनल डेटा हमारे पास है उसके हिसाब से 4 व्हीलर्स जो है वो 5% से, 4 व्हीलर्स का सेल्स, पैसेंजर व्हीकल्स का सेल्स जो है स्पेसिफिकली वो 5% से बढ़ा है। फरवरी में वो 8% से कम हुआ था। और इनफैक्ट आप मार्च 2024 में भी देखो तो मार्च 2024 में भी वो 4% से कम हुआ था, राइट। तो जो पेट्रोल का कंजम्पशन है वो 4 व्हीलर्स ने बढ़ाया है, 4 व्हीलर्स के सेल्स ने बढ़ाया है, ऐसा हम मान सकते हैं, ठीक है। 2 व्हीलर्स का सेल्स जो है वो तो अभी भी म्यूटेड है, कुछ ज़्यादा ग्रोथ है नहीं, इनफैक्ट नेगेटिव 1.5% ग्रोथ है, मार्जिनली नेगेटिव। तो 4 व्हीलर्स ग्रोथ अब धीरे धीरे बढ़ रही है, वो अर्बन एरिया में डिमांड बढ़ रही है उसका प्रतीक है। और पेट्रोल मोटर स्पिरिट जो है वो उसका लीडिंग इंडिकेटर हो गया कि मोटर स्पिरिट बढ़ रहा है, तो वो इंडिकेट करता है कि पैसेंजर व्हीकल्स का सेल्स या 2 व्हीलर्स का सेल्स शायद बढ़ रहा हो। हमने देखा कि 2 व्हीलर्स का सेल्स कम हुआ है लेकिन पैसेंजर व्हीकल्स का सेल्स बढ़ा है, ठीक है। एटीएफ ऑब्वियसली एविएशन टर्बाइन फ्यूल जो है वो एयरलाइंस के ग्रोथ का प्रतीक हो जाता है। एटीएफ का जो कंजम्पशन वो भी 6% से बढ़ा है। और इनफैक्ट फरवरी में आप देखो तो एयर पैसेंजर ट्रैफिक जो था वो 11% से बढ़ा था। मार्च में भी शायद ये पैसेंजर ट्रैफिक का ग्रोथ है वो स्ट्रांग ही रहा होगा। मार्च का डेटा अभी तक आया नहीं है लेकिन वो भी स्ट्रांग रहा होगा क्योंकि एटीएफ फ्यूल का कंजम्पशन है वो मार्च में फरवरी से भी ज्यादा बढ़ा है, राइट। तो पैसेंजर ट्रैफिक का ग्रोथ स्ट्रांग रहा होगा। तो और उसके बाद अगर एलपीजी आप देखो तो एलपीजी का जो ग्रोथ है वो 4% से बढ़ा है, ठीक है। एलपीजी में अब अप्रैल महीने में इनफैक्ट 50 रुपए से एलपीजी के सिलेंडर का भाव जो है गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया है। तो अप्रैल महीने से एलपीजी का कंजम्पशन जो है वो मुझे लग रहा है थोड़ा सा डिक्लाइन होना चाहिए, लेकिन मार्च में ये बढ़ा इसलिए था क्योंकि शायद सीजनल फैक्टर भी हो सकता है। एलपीजी का जो कंजम्पशन है, सिलेंडर का कंजम्पशन, वो रूरल एरियाज में ज़्यादा रहता है और रूरल एरियाज में हो सकता है कि विंटर्स में नॉर्मली ट्रेंड ये रहता है कि विंटर्स में उसका कंजम्पशन बढ़ता है क्योंकि पानी को गर्म करने के लिए और दूसरे कुछ चीज़ों को गर्म करने के लिए एलपीजी का कंजम्पशन नॉर्मली विंटर मंथ्स में स्ट्रॉन्ग रहता है। तो अक्टूबर में आप देखो तो 9% था, फिर जैसे नवंबर में 7%, दिसंबर में 6%, फिर धीरे धीरे समर आते हुए थोड़ा सा मॉडरेट हो गया एलपीजी का कंजम्पशन। तो अब जैसे अप्रैल में एलपीजी सिलेंडर्स का भाव बढ़ाया है तो अप्रैल में देखना पड़ेगा कि इसका कंजम्पशन डिक्लाइन होता है या नहीं। अगेन एलपीजी का जो कंट्रीब्यूशन है ओवरऑल पेट्रोलियम प्रोडक्ट कंजम्पशन में वो 13% है। तो पेट्रोल और डीजल की कंपैरिजन में कम है लेकिन ओवरऑल ज़्यादा है, ठीक है। अब टोटल अगर आप देखो तो टोटल मिला के क्योंकि डीजल का कंजम्पशन सिर्फ 1% से बढ़ा है, ओवरऑल मार्च 2025 में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का टोटल कंजम्पशन अगर आप देखो तो 3% से कम हुआ है, जो कि फरवरी में 5% से कम हुआ था। तो मार्जिनली बेटर है फरवरी से, लेकिन फिर भी नेगेटिव है। तो ये हो गया पेट्रोलियम प्रोडक्ट कंजम्पशन की बात। आई होप ये वीडियो में आपको इन्फ्लेशन और पेट्रोलियम प्रोडक्ट कंजम्पशन के बारे में इंटरेस्टिंग इंसाइट्स मिली होगी। कुछ क्वेश्चंस है तो कमेंट करिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको क्लैरिफाई करने का अटेम्प्ट करूंगा। अदरवाइज हैव अ गुड वीक, मिलते हैं अगले हफ्ते। थैंक यू।